गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है सर्वे का 7th लेक्चर पे बात करेंगे। इसका जो पिछला लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो करेक्शंस थे उसमें हमने बता दिया था, ठीक है। जैसे पुल करेक्शन क्या होता है, टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, सैक करेक्शन क्या होता है, सबके बारे में बताया था। आज जो हम बात करेंगे कुछ करेक्शन की बात करेंगे और साथ साथ में हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि आपका जैसे मीन सी लेवल करेक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये भी डील करेंगे कि जैसे आपका सपोज दैट कि ऑफसेट के कारण जो वहाँ पे लिमिटिंग एरर निकल के आती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है करेक्शन फॉर मीन से लेवल। फर्स्ट हेडिंग इज करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, मीन सी लेवल MSL इसको बोलते हैं। दिस करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, पहला पॉइंट है। दिस करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेगा। तो ये क्या रहता है, ऑलवेज निगेटिव, ये निगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो अर्थ के कर्वेचर का कोई मैं पार्ट ले लेता हूँ। सपोज दैट अर्थ तो बहुत ज़्यादा है बट उसके हम कुछ पार्ट को ही लेते हैं। सपोज दैट जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये मान लेते हैं अर्थ है, इसका सेंटर होगा कुछ ना कुछ, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट से हम कहीं पे क्या करते हैं, कहीं छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं इसके बीच में, और ग्राउंड आपका जो है मीन सी लेवल कहीं पे होगा इसका, ठीक है, या लेवल सरफेस जिसकी बात करते थे, ठीक है। तो इसका ही पार्ट निकाल के हम बात करें, सपोज इस पार्ट की बात करना चाहते हैं, इतने से पार्ट की बात करें, इसको बाहर निकालो, ठीक है। चलो, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम। सपोज दैट आपका मीन सी लेवल कहीं यहाँ पे है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से अर्थ के सेंटर से आप इसको कनेक्ट करा दोगे। इसी को बाहर निकाल के मैंने बनाया। और दिस इज़ द मीन सी लेवल, ये आपका जो है ना, दिस इज़ द मीन सी लेवल। ये मान लेते हैं कि ये मीन सी लेवल आपका है। तो दिस इज़ द मीन सी लेवल MSL, इधर भी लिख देता हूँ, दिस इज़ MSL, ये हो जाता है मीन सी लेवल। और अर्थ की रेडियस, ये एंगल जो बना रहा है, थीटा सेंटर बना रहा है, दैट इज रेडियस इज R। दिस इज द रेडियस इज R, दिस रेडियस इज R। और मान लिया कि ग्राउंड पे आपको जो भी मेज़र करना है उसकी जो हाइट है वो h है। भाई मीन सी लेवल ये आपने माना, और आप जो मेजरमेंट कर रहे हो सकता है कि आपका जो सरफेस वो आपका मीन सी लेवल के बराबर ना हो, कहीं ऊंचा हो सकता है, कहीं नीचे हो सकता है। तो उसका जो डिफरेंस निकल के आता है, दिस इज सपोज दैट दिस इज द h डिफरेंस। कैसे निकल के आता है, दिस इज द h डिफरेंस, ठीक, दिस इज h, दिस इज h, ठीक। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, दिस इज हाउ मच। ये थोड़ा लेंथ ज़्यादा निकल के आएगी क्योंकि इसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है। और ये जो लेंथ है इसको मैं मान लेता हूँ L मीन सी लेवल पे। तो मीन सी लेवल पे लेंथ क्या है, इस, ठीक। तो आप बताओ, करेक्शन की बात करें तो करेक्शन होता क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आपको ट्रू लेंथ की बात करना है और मेजर्ड की बात करना है। करेक्शन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही होता है, ठीक। चल, तो ये हमने यहाँ पे इसको R मेंशन कर दिया, और दिस इज द अर्थ है हमारी, दिस इज द अर्थ है, और ये इसका मीन सी लेवल हम मान के चल रहे थे। बट हमारा जो ग्राउंड है ना, एक्चुअली ग्राउंड हमारा जो दिखाई दे रहा है वो ये है एक्चुअली, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड की बात कर रहा है, ठीक है। ये ग्राउंड की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको करेक्शन मीन सी लेवल के लिए लगाना है। तो करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, आप ये बताओ कि करेक्शन फॉर मीन सी लेवल अगर आपको निकालना भी है तो क्या निकालोगे, जो भी आपके पास करेक्ट डिस्टेंस होगी, ये है आपकी करेक्ट डिस्टेंस और ये है मेजर डिस्टेंस, ठीक है। जो भी आपकी इनकरेक्ट होगी, तो दिस इज द L मीन सी लेवल माइनस L, ये निकल के आएगा। भाई करेक्ट रीडिंग माने करेक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आपके यहाँ पे मीन सी लेवल आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, आर्क इजकल टू क्या होता है, एंगल इजकल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल इजकल टू आर्क अपान रेडियस, यही होता है। रेडियस तो R ही रहने वाली है। चलो, तो आर्क अगर मेरे के लिए LMSL निकालना है तो LSML, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ LMSL इजकल टू एंगल कितना है, थीटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस थीटा इंटू क्या लिखोगे, R। क्लियर है।
अच्छा, अगर मेरे को L निकालना, सिमिलरली अगर मेरे को L लिखना है तो L के लिए आपको डिस्टेंस आपकी देनी पड़ेगी R प्लस एच। तो थीटा तो एंगल ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में R प्लस क्या लिखना पड़ेगा, एच, क्योंकि आपकी हाइट क्या होगी टोटल, अब ये हो गई। तो टोटल रेडियस अब आपकी इस सरफेस के लिए क्या हो गई, दिस इज R प्लस एच। तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज थीटा इंटू आर माइनस थीटा आर प्लस एच, ये लिखा जा सकता है। क्लियर? चलो, तो दिस इज सी एम एस एल मीन सी लेवल, थीटा इंटू आर माइनस थीटा इंटू आर माइनस थीटा इंटू एच, ये लिखा जा सकता है। एक काम करो, थीटा इंटू आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस थीटा इंटू क्या आएगा, एच। दिस इज सी एम एस एल। बट आपको एग्जाम में पता है, एक तो ये फार्मूले के फॉर्म में पूछ सकता है, दूसरा फार्मूला आपका क्या हो सकता है, उसमें ये पूछा जा सकता है, जैसे सपोज दैट कि आपके पास में जो भी वैल्यूज है थीटा के टर्म में दे करके उसको आपको टर्म में दे देगा लेंथ के टर्म में। तो एक काम करते हैं, आपके पास ट्रू लेंथ तो है ही है LMSL, तो उसके फॉर्म में भी हम इसको लिख लेते हैं। या आप एक काम ये भी कर सकते हो, दैट इज़ यहाँ पे थीटा आपको पता है, थीटा क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखो इसके टर्म में जो मेजर्ड वैल्यू इसके टर्म में देख रहा हूँ, दैट इज़ R प्लस एच लिखा जा सकता है, L अपान R प्लस एच। तो एक काम कर सकते हैं, CMSL इजकल टू माइनस थीटा की जगह पे दैट इज़ लिख सकते हैं माइनस L अपान दैट इज़ R प्लस एच इंटू एच। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक, अगर मैं बात करूं जो h है ना, h रेडियस के कंपैरिजन में बड़ा कम आएगा, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं, अगर यहाँ पे h से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू होती है रेडियस लगभग 630 किलोमीटर के आसपास होती है, 63-70 किलोमीटर के आसपास होते हैं, और h आपका कितना आएगा, मीटर में आएगा। तो किलोमीटर के कंपैरिजन में 7000 किलोमीटर 6400 किलोमीटर मीटर और 1 मीटर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं h निगलेक्टेड करोगे तो माइनस L इंटू एच डिवाइड बाई आर। तो h यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर। दिस इज CMSL। अब आप देख सकते हो कि ये फार्मूला एक तो निगेटिव आया, दूसरा यहाँ पे ये करेक्शन जो प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे दिस इज L इंटू एच के। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। तो LH अपान R, दिस करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। तो ये बातें यहाँ पे हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ L तो आपको पता चल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मूला भी पूछ लेता है, प्लस उसके साथ साथ में आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, पूछ लेगा R के इन्वर्सली है कि डायरेक्टली है, तो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा R होगा उतना ही वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, हमेशा इसमें क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, इसलिए इस करेक्शन को ऑलवेज क्या बोला जाता है, निगेटिव बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, चल, तो इस तरीके से सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मीन सी लेवल करेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में मीन सी लेवल करेक्शन के बारे में। एक छोटा सा करेक्शन है, उसको भी लिख देता हूँ यहीं पे, ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। नेक्स्ट करेक्शन है, दिस इज, ये आपका हो गया करेक्शन नंबर, करेक्शन फॉर दिस। ये 6 नंबर का भी करेक्शन होगा। 7th नंबर का लिखता हूँ, दैट इज करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। तो करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट। ठीक, तो मिस अलाइनमेंट के बारे में अगर हम देखें तो सपोज दैट आपने रेंजिंग रॉड से सर्वे किया, यहाँ अगर मिस अलाइनमेंट है ग्राउंड का आपका, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो उसके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो सपोज दैट कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं मिस अलाइनमेंट की अगर बात करें तो ग्राउंड आपका होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, बट मिस अलाइनमेंट आपने कर दिया, जो भी मेजरमेंट किया वो लाइन पे नहीं है, कहीं इधर उधर हो गया। तो सपोज दैट दिस इज L1 L2। ठीक है, चल, और ये वैल्यू है H। तो इसका फार्मूला जो निकल के आता है करेक्शन का मिस अलाइनमेंट का, दिस इज, अगर आप देखोगे
तो ये जो डिस्टेंस है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो दिस इज द L1, दिस इज द H, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, दिस इज L1 स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज द L2 स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो करेक्शन होता क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट बी है, तो दिस इज पॉइंट सी। तो अगर आपको लिखा जाए ए बी लिखा जाए तो ए बी लिख सकते हो ए सी प्लस बी सी लिख सकते हो। ए सी की वैल्यू आपके पास है L1 माइनस दिस स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो करेक्शन होता क्या है, दिस इज द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आपने मिस अलाइनमेंट के कारण किसी एंगल पे आपने अलाइन करके लाइन को, आपको लाइन था स्ट्रेट बट आपने थोड़ा सा तिरछा कर दिया उसको, तो इस वजह से भी आपकी लेंथ बढ़ के आ सकती है। तो करेक्शन हो क्या जाएगा, करेक्शन होता क्या है, दिस इज द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। ट्रू वैल्यू आपके पास ये है, मेजर्ड आपने ये किया, इसका नाम ए बी सी होगा, दिस इज डी, दिस इज ए डी बी। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू जो आपके पास में है वो ट्रू वैल्यू है क्या, ए बी, और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है वो है आपकी, दैट इज ए डी बी करके बोल दे रहा हूँ, टोटल लेंथ आपकी, ठीक है। ए डी कैसे आएगा, दिस इज, या इसको इस ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज L1 प्लस एल बी, या तो ऐसा लिख दो ए डी प्लस बी डी लिख देते हैं, ठीक है। चल, तो ये वैल्यू आपके सामने है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस इज हाउ मच, अगर बात करूं दैट इज ये आपका निकल के आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपकी ट्रू वैल्यूज तो आपको पता चल गई। मेजर्ड वैल्यू आपने क्या किया, ये L1 प्लस L2 दिस इज, तो ये फार्मूला आपका मिस अलाइनमेंट का निकल के आ जाता है, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे भी एसएससी जी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो उसको डील कर लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके करेक्शन की मैंने सारे बात कर ली, जितने करेक्शन थे सारे बता दिए मैंने। अब कोई भी एग्जाम में आ सकता है, प्रीवियस ईयर में आपने देख लेना है सारे क्वेश्चंस को, मैंने मेंस के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हम कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले थोड़ा थ्योरी कवर करते हैं, ठीक है। चलो, तो कुछ और बातें निकल के आती हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, आगे बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट हेडिंग आप बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ये भी पूछा गया है, दिस इज लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसमें निकल के आता है, इट इज़ द मैक्सिमम लेंथ। पहले इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, फिर डायग्राम से भी इसको हम समझा सकते हैं अच्छे से, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इट इज़ द मैक्सिमम लेंथ, इट इज़ द मैक्सिमम लेंथ। गेट में भी पूछा गया था, लेकिन एसएससी जेईई ने इसका एक क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है, पेपर टफ करने के लिए। इट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट on the ground
on the ground, on the ground, on the ground, ठीक है, on the ground, due to which, due to which, due to which, ठीक है, this is the due to which no error is reflected, no error is reflected, कोई भी error ना निकल के आए, this is reflected, no error is reflected on the paper, on the paper, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका रेफरेंस है परमिसिबल, इसकी जो एरर है कितना हम लोग परमिट कर सकते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो निकल के आता है, इफ एरर लेंथ, इफ एरर लेंथ, इफ एरर लेंथ ऑन पेपर इज लेस देन, ऑन पेपर is less than, on the paper is less than, ठीक है, error length of the paper is less than 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी error निकल के आए वो अगर आपकी 0.025 सेंटीमीटर के आसपास आती है, then it is considered, then it is considered, then it is, then it is considered, considered no error, no error reflected on paper, no error reflected on paper, ठीक है। तो अगर आपकी जो वैल्यूज़ है, जो एरर लेंथ ऑफ द पेपर निकल के आती है, अगर वो 0.025 से आपकी लेस आती है तो देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नो एरर रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर। मतलब कि ये कि आपने जो भी डिस्टेंस ऑफसेट ग्राउंड पे मेज़र किया और उसी ऑफसेट को अगर आपने रिप्रेजेंट किया किसके ऊपर, मैप या प्लान के ऊपर किया, अगर वहाँ पे ये वैल्यू 0.025 से वैल्यू आपकी कम आती है, इसका मतलब है कोई भी एरर वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। चल, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, दिस इज द केस 1, इसमें 2 केस बनते हैं, उसको दोनों को डील करते हैं। दिस इज केस 1, केस 1 पहला केस निकल के ये आता है, व्हेन एरर इज, व्हेन एरर इज, व्हेन एरर इज ओनली इन, ओनली इन लेइंग डायरेक्शन, जब चेन को बिछाते हैं ना उस समय की बात हो रही है, टेप बात कर लो या चेन की बात कर लो तो उसकी बात हो रही है, ओनली इन लेइंग, लेइंग, ठीक है, लेइंग डायरेक्शन। अब ये चीज़ आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में कि सपोज दैट आपकी जो लेंथ है ना बहुत ज़्यादा मेजरमेंट करना था, ये कब होता है, ऐसी प्रॉब्लम कब आती है मैं बताता हूँ। सपोज दैट कि आपको मान लिया ग्राउंड पे यहाँ पे मेजरमेंट करना था, तो जैसे ये मान लेते हैं, ये एक आपकी मेन लाइन है जिससे आपको सर्वे कर रहे हो और आपको कहीं पे ऑफसेट लेना था, तो मेन लाइन मान लेते हैं कि काफ़ी आपकी 1000 मीटर की है, 1500 मीटर या 500 मीटर, इतना लेंथ मान के चलते हैं। तो कोई पॉइंट आपका ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट आपका बी है, ठीक। तो होता क्या है कि सपोज आपने ग्राउंड पे ऑफसेट लिया, मान लिया आपको ऑफसेट जो है यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के आपने कुछ ना कुछ ऑफसेट लिया, तो सपोज दैट कि आपने यहाँ पे ऑफसेट आपको लेना है, दिस इज़ 90 डिग्री, सपोज दैट दिस द ऑफसेट, आपको ये है ऑफसेट, ये पेपर के ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बात समझ जाओगे तो फार्मूला फिर कोई दिक्कत आपको पढ़ने में नहीं होगी। जैसे आपसे कहा जाए कि जो भी ऑफसेट आप ले रहे हो उस ऑफसेट को आपको मान लिया काफ़ी दूरी पे मेजर करना है। ये एरर कब आती है मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट है, यहाँ से आपको ऑफसेट लेना है, मतलब यहाँ पे कोई स्टेशन है और उसको 90 डिग्री आपको लोकेट करना है, इसे बोला जाता है ऑफसेट। अब ये कुछ भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ही ऑफसेट लेना है। तो सपोज दैट आपके डिस्टेंस यहाँ से कुछ ज़्यादा है और जब आप वहाँ पे मेज़रमेंट कर रहे थे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपने तो इसको मेज़र करने की कोशिश की कि भैया ये स्ट्रेट आ जाए। बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आपने तो कोशिश की ये वैल्यू जो है, जो डॉट डॉट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये सोचा कि ये एकदम 90 डिग्री है, बट ड्यू टू एट द टाइम ऑफ सर्वे हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो जाए और आपने हो सकता है इसको थोड़ा सा जो स्ट्रेट मान रहे थे हो सकता है वो थोड़ा इंक्लाइंड हो जाए, ठीक है, इंक्लाइंड हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपकी ये वैल्यूज़ जो भी आपने मेज़र किया, ये आपका जो फील्ड पे मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ फील्ड पे, होता बहुत कम है बट जूम करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है,
आप कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाए परपेंडिकुलर, बट वैसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन ऐसे हल्का सा इसमें आ ही जाता है किसी ना किसी एंगल पे, मतलब ये पूरी तरीके से 90 डिग्री पे फील्ड पे नहीं मिलती है। तो करते क्या है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, इसको जूम करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। पेपर पे अगर हम बात करें तो इसको जूम करके अगर दिखाएं तो ये निकल के आ जाते हैं, ये है दिस इज जूम करके, तो किसी न किसी एंगल थीटा पे निकल जाती है। ये जो आपने मेज़र किया, ये फील्ड पे पॉइंट मेज़र किया, दिस इज मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट इज पी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कोई भी रेंजिंग रॉड या कुछ भी करके आपने सर्वे स्टेशन को मान करके इसको यहाँ पे आपने रेंजिंग रॉड या रेंजिंग पोल लगा करके आपने सर्वे किया। तो ये लाइन आपका किसका है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये कहाँ पे किया गया है, ये फील्ड सर्वे जब आप कर रहे थे, फील्ड सर्वेइंग के समय में ऐसा हुआ, फील्ड सर्वे पे ऐसा हुआ, या ऐसा बोल सकते हो ग्राउंड पे ऐसा हुआ। ये ग्राउंड की लाइन आपने जो चाह रहे थे कि 90 डिग्री मिले, वो मिली नहीं आपको, बट आप जब पेपर पर ड्रा करने आए तो पेपर पे आपने क्या माना कि भैया हमने स्ट्रेट मान लिया आपने, तो वो जो इंक्लाइंड है और जो ये स्ट्रेट पोर्शन आपको मानना है, दिस इज ऑन पेपर, ऑन पेपर, ऑन पेपर, ये आप मान रहे हो कहाँ पे, पेपर के ऊपर। तो पेपर पे तो आप स्ट्रेट मान रहे हो, बट एक्चुअल में ग्राउंड पे आपने कैसा मेज़र किया, थोड़ा सा इंक्लाइन, आपको आपसे पूरा एकदम 90 डिग्री पे नहीं मिला। तो जो एरर निकल के आती है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ और भी है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लेंथ आप मेज़र किए, तो अगर ये लेंथ आपकी थोड़ा ज़्यादा होगी, जो इंक्लाइंड लेंथ होती है हमेशा थोड़ा ज़्यादा होती है, तो जैसे इसको स्ट्रेट करोगे ये थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगी, ये थोड़ा आपको ज़्यादा निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी थोड़ा ज़्यादा निकल के आ जाएगी। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ डॉट डॉट करके। थोड़ा ज़्यादा क्यों आएगी, क्योंकि इंक्लाइंड लेंथ थोड़ा ज़्यादा होती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं निकल के आएगी, लेकिन थोड़ा सा। तो ये जो पॉइंट निकल के आया, ये वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड एरर। तो ये पॉइंट P मैं मान लेता हूँ और इस पॉइंट को P1, ये पेपर पे है या कहाँ पे है, ये आपका फील्ड में है, ग्राउंड पे है। तो मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज दैट ये जो लेंथ है ना, दिस इज़ द लेंथ इज़ L, तो इसको भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर देता हूँ, दैट इज़ पॉइंट, इसको K डैश कर दो और दिस इज़ K, ये ग्राउंड पे हो जाएगा, ये यहाँ पे निकल के आ जाए। तो यहाँ पे दिस इज़ सर्वे लाइन, दिस इज़ सर्वे लाइन, दिस इज़ सर्वे, ये मेन सर्वे लाइन आपकी निकल के आ जाती है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। और सपोज दैट ये एंगल आपका थीटा है, तो ये लेंथ आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, ये थीटा है और इसकी वैल्यू आपको पता है। जब आप सर्वे कर रहे थे ना, तो इसका मेजरमेंट तो किया ही होगा, किया होगा कि नहीं। तो सर्वे के समय आपने इसको मान लिया, सपोज दैट मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, दिस इज़ हाउ मच, इसकी बात कर लेता हूँ, दैट इज़ L, दिस इज़ L, थोड़ा सा अंदर से मार्क करना था, दिस इज़ L, ये L आपने मार्क कर लिया एट द टाइम ऑफ सर्वे। तो फील्ड सर्वे कर रहे थे तो ये ग्राउंड पे, ये पेपर पे मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये जो लेंथ आपको दिखा रही है, दिस इज़ पेपर, ये पॉइंट मैं P2 मान लेता हूँ, तो इसको छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारे पॉइंट्स को। P इज़ द एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, P इज़ एक्चुअल पॉइंट, ये क्वेश्चन SSCJ में पूछा है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, P इज़ द एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे। नेक्स्ट आता है P1, दिस इज़ P1, ये कहाँ पे है, पेपर के ऊपर है। तो दिस इज़ पॉइंट लोकेटेड ऑन द पेपर, पॉइंट, क्योंकि भैया जब आप सर्वे करके लेके आओगे तो आपको जब दर्शाना होगा तो आप तो परपेंडिकुलर मान के ही काम करोगे। तो दिस इज़ द पॉइंट लोकेटेड, पॉइंट लोकेटेड ऑन द पेपर, ओके द पेपर। फिर बात करते हैं थीटा, थीटा इज़ द एरर इन लेइंग डायरेक्शन, जो भी आपकी एरर आ सकती है, आप चाह रहे थे कि ऐसा मिले बट थोड़ा एंगल पे हो गया, ये बहुत कम एंगल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो एरर इन लेइंग डायरेक्शन, एरर इन लेइंग डायरेक्शन, ठीक है। तो आगे बात करते हैं लेंथ ऑफ एरर ऑन द ग्राउंड। तो इसको थोड़ा सा मिटाओ, फील्ड सर्वे जो लिखा है ना ग्राउंड, जब फील्ड पे कर रहे थे तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फील्ड सर्वे जब आप कर रहे थे तो ये ग्राउंड डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस GD लिख दिया शॉर्ट में करके, क्लियर। अब इसको हम लोग निकालते हैं, देखें कितना वैल्यू आता है। ये अगर आपका लेंथ, ये थीटा है, ये L है, तो ये नहीं निकाल सकते, इसमें लगा सकते हो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन दैट इज़ हाइपोटेनियस। तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, ट्रायंगल दैट इज़ P2 इंटू K डैश, इसमें लगा देते हैं साइन थीटा, हाउ मच,
साइन थीटा परपेंडिकुलर पी पी टू डिवाइड बाई दैट इज हाइपोटेनियस दैट इज पी के डैश दैट इज पी पी टू आपको निकालना है, पी पी टू डिवाइड बाई दैट इज एल। तो आपका आंसर आ जाएगा पी पी टू इजकल टू दैट इज एल साइन थीटा। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक। और यहाँ पे जो आपकी ये जो वैल्यू है ना पी पी टू, ये लगभग बराबर होती है किसके बराबर होती है, दैट इज़ पी पी वन के बराबर। तो अप्रॉक्सीमेट इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है, इसलिए साइन थीटा मान लो 2 डिग्री 4 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान लिया 4 मीटर है तो अप्रॉक्सीमेट ये वाली मान लिया 4.5 मीटर होगी तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हो सकता है ये 4.3 हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट इज़ पी डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी पी वन इज अप्रॉक्सीमेट इजकल टू पी पी टू इजकल टू कितना एल साइन थीटा। ये बात निकल के आ गई, ठीक। तो आपको जो डिफरेंस मिला वो ग्राउंड और पेपर पे क्या मिला, ये जो डिफरेंस है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, पेपर के ऊपर कि कितना वैल्यू का डिफरेंस है। तो एक्चुअल में ये ग्राउंड पे ये थी, पेपर पे आपने ये दर्शाई, तो ये आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा पी पी वन। चलो आगे बात कर लेते हैं, दैट इज़ एज्यूम करते हैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज। एज्यूम दैट इज़ स्केल मान लेते हैं, स्केल भी आपको मानना पड़ेगा। तो दैट इज़ स्केल ऑफ मैप, स्केल ऑफ मैप, स्केल ऑफ मैप दैट इज 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर इजकल टू एस मीटर। ध्यान से सुनिएगा, 5 नहीं है यहाँ पे, दैट इज एस मीटर, इसको मैंने लिख दिया एस मीटर। 1 सेंटीमीटर इजकल टू एस मीटर मेरा यहाँ पे स्केल है। आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, स्केल है दैट इज 1 सेंटीमीटर इजकल टू 100 मीटर भी हो सकता है, 1000 भी मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको स्केल एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ द एरर ऑन मैप, length of that is length of error on map, length of error on the map, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेंथ ऑफ एरर ऑन द मैप, कितना एरर आएगा मैप के ऊपर, तो दैट इज द वैल्यू हम देख लेते हैं। दैट इज इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज द एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। एल साइन थीटा एक्चुअली में ये आपका कहाँ पे था, ग्राउंड पे था, लेकिन इसको अगर आपको पेपर पे कन्वर्ट करता है, लेंथ ऑफ एरर ऑन मैप और पेपर, अगर पेपर प्लान कुछ भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, पेपर मैप प्लान कुछ भी हो सकता है, तो जो भी ग्राउंड पे डिस्टेंस है एल साइन थीटा उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके ऊपर, मैप के ऊपर। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/s से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक। तो आपकी ये डिस्टेंस कन्वर्ट हो गई किसके ऊपर, मैप के ऊपर कन्वर्ट हो गई, क्लियर। और वैसे भी आपको नहीं भी पता है तो आपको एक बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द स्केल, स्केल इज नथिंग बट दिस इज द मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक। आपको चाहिए कहाँ पे था, पेपर पे चाहिए था, तो लेंथ ऑफ द एरर ऑन द मैप चाहिए था, तो मैप पे चाहिए, तो स्केल को मल्टीप्लाई कर सकते हो ग्राउंड डिस्टेंस से। ग्राउंड डिस्टेंस आपके पास एल साइन थीटा है और आपके पास स्केल 1/s सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपके पास बेसिक फंडा निकल के आ जाता है। और ये परमिसिबल एरर आपकी जो भी परमिसिबल एरर है ये आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 0.025 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये जो भी आपका वैल्यू पी पी वन की निकल के आ रही है ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, आपका जो भी पेपर के ऊपर आना चाहिए दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर निकल के, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके SSCJ में पूछा गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट अगर बात करें तो दिस इज द, आपका ये ध्यान रखिएगा ये पूरा इधर का वैल्यू सेंटीमीटर में ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, कितना हम लोग इसकी लिमिट कर सकते हैं ऑफसेट के लिए, कितना अलाउ कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अप्रॉक्स लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि इतना भैया हम अलाउ कर रहे हैं ताकि मेरा काम चल जाए। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू आपकी 0.025 है इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इसके बराबर तो लिखा जा सकता है। तो बराबर अगर लिखा जा सकता है तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं एल साइन थीटा डिवाइड बाई एस इजकल टू 0.025। तो एक काम कर सकते हैं, एल की वैल्यू आ जाएगी 0.025 सेंटीमीटर इंटू एस डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका जनरल बन के आ जाता है। याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना है तो फार्मूला डेरिवेशन को आपको फोकस करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका मीटर में निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एस है ना ये किस में है, मीटर में है, क्योंकि मैंने माना था 1 सेंटीमीटर बराबर एस मीटर। वो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसका डेरिवेशन कराता हूँ जिसमें दोनों प्रकार की एरर रहती है, उसको बात करता हूँ।
चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब दोनों प्रकार की एरर हो सकते हैं, जब आपके लेइंग डायरेक्शन में भी एरर हो सकती है, या जब चेन का जब मेजरमेंट कर रहे हो वो भी आपकी एरर निकल के आ जाए, तो दोनों प्रकार की जब एरर आएंगी तब क्या केस बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में तो आपको ये पता करना था, ये पता करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ये थीटा था, फिर आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ती, इसलिए अगर ये पता है तो ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं, डायरेक्टली आपको यही पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से। अगला केस, चलो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक निकल के अपना आता है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज केस 2, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग है केस 2। केस 2 निकल के आपका आता है जब आपकी दोनों प्रकार की एरर्स हों। ठीक है, चलो केस 2, केस 2 में बात करते हैं व्हेन एरर इज लेइंग डायरेक्शन, व्हेन एरर इज where error is in, देखिए इतना टफ पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, मेंस में पूछ सकता है, is in laying direction as well as linear measurement, लीनियर मेजरमेंट, या इसको चेन मेजरमेंट भी बोलते हैं, चेन मेजरमेंट, सिर्फ लेंथ के डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो सपोज दैट, फिर से वही थ्योरी लिखना नहीं है आपको, ये आपकी सर्वे लाइन है, दिस इज मेन सर्वे लाइन, फिर से वही कहानी। सपोज दैट आपको मेज़र करना था डिस्टेंस, तो आपको जो मेज़रमेंट करना था, सपोज दैट कि आपने जो भी मेज़रमेंट किया, तो इस पॉइंट से आपने मेज़रमेंट करना स्टार्ट किया, आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे था। ठीक, तो आपको उस पॉइंट पे जाना है। जब डिस्टेंस देखो, अगर मान लिया ऑफसेट आपको सिर्फ यहीं तक किसी पॉइंट का लेना होता तब तो आप बहुत अच्छे से अलाइन कर सकते हो, और मान लिया ऑफसेट आपको लेना बहुत ज़्यादा लेंथ है, तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो चेन की लेंथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरी बात, और आपको ऑफसेट लेने में भी दिक्कत आ सकती है। वो कभी आएगा जब आपकी इस स्टेशन से कहीं पे भी ऑफसेट लेना है, उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उसी लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि लाइन आपकी बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं। तो दैट इज़ द, ये बात निकल के आती है। तो सपोज दैट ये पॉइंट आपका पी है, तो इसको हम लोग बढ़ाते हैं। दैट इज़ पहले वाली कहानी तो यहाँ तक आएगी आपकी सीधे। तो दिस इज़ द आपका, अगर आप बात करोगे, दैट इज़ ये पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा। ये सेम कहानी पिछले वाली है, इसको मान लो यहाँ तक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ के डैश। इसके परपेंडिकुलर जो ड्रा करोगे, दिस इज़ द के। और ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने मेजरमेंट किया, यह कहाँ पे किया, फील्ड के ऊपर किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो निकल के आता है कि अगर मेरे को यही पॉइंट, अब यहाँ पे दो बातें आ रही हैं। एक तो पहला केस तो हो ही जाएगा जब हमने वहाँ पे बात किया था कि आपका जो भी ऑफसेट ले रहे हो वो आपका एंगल पे नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। तो इस लाइन से आपका ये जो लाइन निकल के आपकी आ रही है, दिस इज़ द लाइन,
थोड़ा सा इधर बन गया, दिस इज द लाइन, ये लाइन आपकी बन के आ सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर है कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल जो है ना दिस इज थीटा, ठीक। ये जो भी आपका लेइंग डायरेक्शन में इधर आ सकता है उसकी बात कर रहे थे, और इसको आपने थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट कर देना है। तो ये के डैश ये के। चलो अब की बार जो आया प्रॉब्लम आया उसमें क्या हुआ कि जब चेन से मेजरमेंट कर रहे थे तो लेंथ में भी प्रॉब्लम आ गया, तो लेंथ आपकी कुछ गलत आ गई, थोड़ा बहुत आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो दिस पॉइंट इज लोकेटेड एज दैट इज़ P2, इस पॉइंट को आपकी बार बनाया P2 और इस पॉइंट को आपने बना दिया P1, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपने इसको मेजरमेंट किया, तो लेंथ भी आपकी बढ़ के निकल गई यहाँ पे। तो दिस पॉइंट इज लोकेटेड एज P। यहाँ पे आपका स्टेशन था जिस पे आपको मेजरमेंट करना था, मैं यहाँ पे डायग्राम भी छोटा सा बना देता हूँ। यहाँ पे ये आपका पोल है जो भी रेंजिंग रॉड है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो ग्राउंड पे स्टेशन था उसको मेज़र करना था, यहाँ पे आपको ऑफसेट लेना था। जब आप ऑफसेट ले रहे थे ना ही आपने परपेंडिकुलर थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया तब भी लाइन आपकी, इतना होता नहीं क्योंकि मैं डायग्राम समझाना है इस वजह से इतना एंगल पे दिखा रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा टिल्ट होता है हल्के से एंगल के ऊपर, तो समझाने के लिए ऐसा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप निकल के आता है दैट इज़ दिस, दैट इज़ P1। इसको मिला देते हैं दोनों को, ये यहाँ पे निकल गया, दिस इज, इसे बोला जाता है नेट एरर। तो ये पॉइंट P से लेके आपका दैट इज P1, तो दिस इज कॉल्ड नेट एरर। ये नेट एरर का मतलब है दोनों एरर को मिला करके, एक तो आपका लेइंग डायरेक्शन का, दूसरा चेन का इनकरेक्ट लेंथ का जो भी मेजरमेंट आपने किया, तो इसे बोला जाता है दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ एरर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ एरर, ट्रायंगल ऑफ एरर, ट्रायंगल ऑफ एरर, ट्रायंगल ऑफ एरर। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ जाती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और ये लेंथ आपकी L ही है जो पहले भी आप ले रहे थे, दिस इज द L, दिस इज द L, ये सारी कहानी वही हो जाएगी। थीटा आपको पता है, ये डिस्टेंस आप पता ही कर सकते हो, L sin थीटा, जो भी आपने पहले मेजरमेंट किया था, दिस इज द L sin थीटा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज सारे पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हैं उनको मैं लिख देता हूँ, दैट इज P, दिस इज द P इज एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ध्यान दीजिएगा ये P मैंने मार्क किया, दिस इज P1, दिस इज P2, ठीक है। तो यहाँ पे जो P निकल के आएगा एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, ठीक है। पहले वाले केस में एक्चुअल पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं P1, दिस इज P1, P1 इज द पॉइंट लोकेटेड ऑन द पेपर। अब ये देखो ये आपको लोकेट करना है कहाँ पे, यहाँ पे लोकेट करना है पेपर के ऊपर, तो ये लाइन कहाँ पे रहेगी, दिस इज पेपर पे रहेगी, और ये जो रहेगी दिस इज द ऑन ग्राउंड, ग्राउंड। तो ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। तो दिस इज द P1, दिस इज एक्चुअल पॉइंट हो गया। दिस इज P1 की बात करूँ तो पॉइंट लोकेटेड ऑन द पेपर, पॉइंट लोकेटेड ऑन द पेपर, ये कहाँ पे है, पेपर पे। दूसरी बात आपका पॉइंट निकल के आता है P1 हो गया, दिस इज द P2, दिस इज P2, P2 तो लिखना नहीं, कोई मतलब नहीं, पहले लिख चुके हैं तो PT को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे निकल के आता है थीटा, थीटा जो टर्म आपका निकल के आता है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे एरर इन लीनियर मेजरमेंट, एरर इन लीनियर मेजरमेंट, एरर इन लीनियर मेजरमेंट। जब लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे तब की जो एरर आई वो बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो मेजरमेंट इन मीटर, तो ये मीटर में आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, दैट इज लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, दैट इज P1। चलो इसकी बात करते हैं, और हाँ इसको x मान लेते हैं, दिस इज द x, यहाँ से ले करके इस पॉइंट तक बीच में मैंने मान लिया x। ये डिस्टेंस जो है आपकी, जो आपकी चेन जब आप मेजरमेंट कर रहे थे चेन से, तो चेन की वजह से जो एरर आई, जो आपने सही से मेजर नहीं किया, उसको मैं मान लेता हूँ x है, तो x को भी मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द x, x इज द एरर इन लीनियर मेजरमेंट, एरर इन लीनियर मेजरमेंट। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी बातें यहाँ पे हैं कुछ। देखो अगर आपका पुराना वाला केस होता तो सिर्फ कहानी यहीं तक खत्म हो जाती, L sin थीटा से काम चल जाता। अब की बार उससे काम नहीं चलेगा, इस बार जो नेट एरर निकल के आएगी वो P1 निकल के आएगी। तो नेट एरर ऑन द पेपर, दिस इज नेट एरर ऑन द ग्राउंड, तो लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, दिस इज लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी, ये आपकी ग्राउंड के ऊपर निकल के आएगी P1, दैट इज P1, दिस इज P1,
पाइथागोरस लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ PP2 का होल स्क्वायर प्लस दैट इज PP2 दैट इज P1 P2 दैट इज P1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा, देखो आपके पास L sin थीटा भी दिया हुआ है और आपको x भी दिया हुआ है, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस PP1 दैट इज L sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपकी नेट एरर निकल के आ जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड PP1, इसे बोला जाता है ट्रायंगल ऑफ एरर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल ऑफ एरर कहाँ पे निकल के आता है, तो ऑफसेट में निकल के आ जाता है, ठीक। ये तो आपको पता चल गया। फिर आपको क्या चाहिए, आपको तो पेपर पे चाहिए, तो आपको ये ग्राउंड पे पता चला, आपको पेपर पे निकालना ना। सर्वे करने के बाद एरर अगर ढूंढना हो तो ग्राउंड पे थोड़ी ढूंढेंगे जाके, उसको पेपर पे किया जाता है। तो पेपर पे करते हैं, तो दैट इज अ लेंथ, एज्यूम स्केल ऑफ द मैप, एज्यूम स्केल ऑफ अ मैप। ये क्या मान के चलते हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर इजकल टू एस मीटर। एस मीटर आपने मान के रख लिया। तो लेंथ ऑफ एरर ऑन मैप, लेंथ ऑफ एरर ऑन मैप, इसकी बात करते हैं। ये कैसे निकलेगा, आपको क्या पता है, ग्राउंड पे डिस्टेंस पता है। अगर मैं 1/s से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को कहाँ पे पता चल जाएगा, ये पेपर पे पता चल जाएगा। तो आपके पास क्या है, PP1 या कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। इसको अगर मैं 1/s से कर दूं और ये वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दिस एरर इज़ नॉट ग्रेटर देन, दिस इज़ इन सेंटीमीटर, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.20 दैट इज़ सेंटीमीटर। ये पहले भी आपको लिखा चुका हूँ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ PP1 की, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ L sin थीटा का होल स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन प्री में नहीं मेंस में बनेगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है क्योंकि अलग अलग बार बार नहीं पढ़ेंगे हम लोग। दैट इज़ S, ठीक है, ये निकल के आ जाता है, दैट इज़ इन सेंटीमीटर, और दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। तो ये बातें आपकी निकल के आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ये कितना निकल के आएगा, L की वैल्यू निकालना है, इसके इक्वल कर दो। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में निकल के आता है, डायरेक्टली फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ क्योंकि इसको आप डराइव कर सकते हो। तो इसका फार्मूला निकल के आता है स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज़ 0.0, इसको S का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, 0.025 इंटू S का मल्टीप्लाई करोगे फिर स्क्वायर करोगे, तो दैट इज़ 0.25 इंटू S का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा, दैट इज़ साइन थीटा। ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई मीटर में। तो ये कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली जैसे बताया वैसे कोशिश करिए। डायग्राम दिमाग में रखो, डायग्राम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना बना के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में हम लोग जो है ना यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज़ कुछ नोट पॉइंट के बारे में बात कर ही लेते हैं। चलो अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके। चल नोट पॉइंट करके मेंशन करते हैं। नोट पॉइंट कह रहा है इफ ऑफसेट लेंथ इज L मीटर, इफ ऑफसेट लेंथ इज L मीटर, अगर आपकी ऑफसेट लेंथ L मीटर है, इज मेजर्ड
with an accuracy of with an accuracy of with an accuracy of 1 in r 1 in r, ठीक है, 1 in r, then error in linear measurement, then error in linear measurement, there error in linear measurement, that is मान लेते हैं, that is x मान के चलते हैं, x, this is x is equal to L by R, ये फार्मूला निकल के आ जाता है। अगर एक में इधर आपकी R की निकल के आती है तो 1 in R अगर आएगा तो 1 by R हो जाएगा, और L में अगर आपकी बात करोगे तो लीनियर मेजरमेंट आप फील्ड पे जब करोगे तो L का मल्टीप्लाई, मतलब ये फार्मूला जब आपका बना तो 1 by R इंटू L मीटर के लिए निकालना था तो L by R निकल के आ जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका टॉपिक का हो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं। इफ़ स्केल इज ड्राइंग इज, दैट इज पहला है, इफ़ स्केल ऑफ ड्राइंग इज, इफ़ इसी से रिलेटेड है स्केल, इफ़ स्केल ऑफ ड्राइंग इज, स्केल ऑफ ड्राइंग इज, दैट इज फर्स्ट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मान लेते हैं दैट इज 6 सेंटीमीटर, ये आपको ड्राइंग की स्केल दे रखी है। फॉर द अबव केस, फॉर द, छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर द अबव केस, ये आपके एग्जाम में पूछा है, फॉर द अबव केस फाइंड द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, ठीक है, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज, नेक्स्ट बात ये है, दैट इज लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट इफ मैक्सिमम एरर, इफ मैक्सिमम एरर allowed in maximum error allowed in laying direction ऑफसेट, देखो कितना कम एंगल है, 6 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू आपको बता दी उसने 6 डिग्री है, क्लियर। तो आपके पास लिमिटिंग लेंथ का फार्मूला क्या था, दैट इज सबसे पहले गिवन डेटा जरूर लिखा करो, गिवन डेटा हमेशा मेंस के क्वेश्चन में जरूर लिखना, ऑब्जेक्टिव में कोई मतलब नहीं निकलता। तो दिस इज द, आपके पास देखो स्केल भी है, दिस इज एस की मीटर, आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आपको सॉरी ये मीटर में था 6 मीटर, तो आपको ये जो वैल्यू है दिस इज एस है, ये क्या है, एस है। तो आपने पढ़ रखा था क्या, आपको फार्मूला याद था, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे स्केल आपके पास है 6 मीटर, एस निकल के आ गया, इसके बाद थीटा आपको दे रखा है कितना है, दिस इज 6 डिग्री है, और कुछ बता रखा है, एल आपसे पूछा है, और मैक्सिमम एरर कितना अलाउ करते हो आप, 0.025, तो आपको पता है एल साइन थीटा डिवाइड बाई इंटू 1 बाई एस इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0.025, तो दिस इज इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर के आसपास आप लिख पाते थे, ठीक है। चल ओके, तो जो भी लेंथ निकल के आएगी मीटर में, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर में होता तो इस सेंटीमीटर से तो कैंसिल आउट हो जाता है, क्लियर है। चलो तो एक बात कर लेते हैं, मेरे को यहाँ पे एल निकालना है, साइन 6 डिग्री अपान एस आपको पता है कितना है, 6 मीटर है, इक्वल टू 0.025 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो जो एल की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आ जाएगी, दिस इज साइन 6 डिग्री, और कितना दे रखा है, दैट इज 60 के आसपास दे रखा है, सॉरी एस इज 6 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो 6 साइन 6 की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू निकल के आती है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 देखो 6 है यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आपकी साइन 6 डिग्री, साइन जो वैल्यू होती है ये आपकी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के आसपास होती है। तो एल इक्वल टू जो भी निकल के आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.025 इंटू 6 करोगे, ठीक है, और डिवाइड बाई साइन 6 डिग्री करोगे, तो ये भी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट ये आएगी, मुझे लगता है दिस इज़ द 1 पॉइंट, जो भी आए सॉल्व कर लेना, 4535, इस तरीके से वैल्यू निकल के आपकी आ जाती है, क्लियर है। तो ये मीटर में आपकी वैल्यू एल निकल के आ जाती है, तो इतना फ़र्क आपका आ जाता है।
तो दिस इज़ लेंथ ऑफ आपको निकल के आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, दूसरे कॉन्सेप्ट पे है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एल की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे। इफ द मैक्सिमम एरर अलाउ टू करेक्शन फॉर दिस वैल्यू, तो फाइंड द लिमिटिंग लेंथ आपको पता चल गई। तो ये लिमिटिंग लेंथ आपको यहाँ पे निकालना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इफ मैक्सिमम, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे है, इफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट, लेंथ ऑफ ऑफसेट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट allowed is 20 मीटर, ठीक है। एंड मैक्सिमम एरर allowed in length मेजरमेंट, लेंथ मेजर, देखो आपको x की वैल्यू दे दिया है। देखो लेंथ मेजरमेंट करने में आपकी एरर कितनी निकल के आ रही है, 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर, तो मतलब x की वैल्यू आपको पता चल गई। स्केल ऑफ द ड्राइंग इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। स्केल ऑफ ड्राइंग इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। चलो उसके बाद में आपको पूरी कहानी बता दी है। फाइंड आउट द मैक्सिमम error that can be allowed in laying direction, ठीक है, लेइंग डायरेक्शन। तो ये आपसे पूछा है लेइंग डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट। या तो फार्मूला डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे बताया था वैसे ही करना। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आया था, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/s आपने किया था। जैसे बताया वैसे याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको रटना हो जाएगा। दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन था तो इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज़ 0.025 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो भी मीटर में आएगा आंसर। तो आपको वो निकालना क्या है, आपको निकालना जो एल निकालना है। और आपको यहाँ पे अच्छा एल भी दे रखा है, एल आपको दे रखा है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लो, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट अलाउड इज 20 मीटर। कितना अलाउ कर सकते हो ऑफसेट का, 20 मीटर, ठीक। ये भी आपको पता चल गया, ओके। फिर आपको उसने बताया कि x कितना है, x आपको बताया 25 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसने ये पूछा है कि कितना एंगल आपका फाइंड आउट द मैक्सिमम एरर का मतलब यहाँ पे थीटा से है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एरर दैट कैन बी अलाउड इन द लेइंग डायरेक्शन। लेइंग का मतलब इस डायरेक्शन में आपने इसको रखना था, आपने थोड़ा इंक्लाइंड कर दिया, तो आपको थीटा पता करना है। तो थीटा पता करने के लिए आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। दिस इज 20 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर 0.25 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। देखिए इसमें कैल्सी आपको चलाना पड़ेगा। अगर प्री में आता है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना होगा आपको, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्केल आपने क्या मान रखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, तो आप 50 लिख दीजिए। इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर था, अब दोनों सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो चुके, तो इसको यही रखोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो एंगल निकल के आता है, ये मैं बता देता हूँ आपको कितनी वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इसकी बात मैं कर लूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी जो निकल के आती है थीटा लगभग निकल के आता है 3.51 डिग्री, इसके आसपास निकल के आंसर आता है। तो इस तरीके से अपना सारा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दी, ठीक है। तो इस तरीके से, एक मिनट, इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ लास्ट वाले का, दैट इज़ 0.025 × 6, ठीक है। तो 25 से 150 कर दीजिएगा और दशमलव ये 0.0, ठीक है। और साइन 6 डिग्री की वैल्यू लगभग मुझे लगता है साइन 20 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू उतनी आती है, तो साइन का मतलब वैल्यू बड़ा कम होगा, लगभग मान लेते हैं 0.2 के आसपास। तो सही है, मतलब यही निकल के आना चाहिए, हाँ सही है। तो इस तरीके से हमने सारा प्रॉब्लम यहाँ पे कर लिया। तो इस तरीके से अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह भी जाती होगी, थोड़ा बहुत देख लूँगा एक बार, तो अगर वो चीज़ रह जाती तो मैं अगले टॉपिक में आपको चीज़ें वो कवर करा दूँगा। इस टॉपिक को मैंने पूरी तरीके से 3rd यूनिट को आपको, जो तीसरा यूनिट था लीनियर मेजरमेंट, उसकी हर एक बात को मैंने डिस्कस कर दिया है।
और जो भी कुछ पॉइंट्स होंगे वो अगले लेक्चर में अगर बचते भी हैं तो मैं वहाँ पे कवर अप कर लूँगा और क्वेश्चन भी थोड़े बहुत और करवा दूंगा। इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने रखते हैं, क्योंकि पिछला लेक्चर भी बड़ा हो गया था, 2 घंटे का हो गया था, तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।